Sir, please join again. हेलो सर। हेलो। आवाज आ रही है? जी जी सर, प्रॉपर आवाज है। थैंक यू। तो सर, आज हम आपकी आपकी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम नई पीढ़ी की नई चुनौतियां हैं। तो जी। सर, हम तो आपके बारे में जानते हैं, आपका नाम, आपकी किताब के बारे में हम आप बहुत चीज जानते हैं, पर हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताइए। अ, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अ, धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। जी और जी सर। मेरा पूरा नाम संजय आरजू बड़ौतवी है। वैसे मेरा फैमिली नेम संजय अग्रवाल है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत शहर से हूँ, तो मैंने अपने सरनेम में बड़ौतवी रखा है। और आरजू मेरा तखल्लुस है, तो इस तरह से मेरा पूरा नाम संजय आरजू बड़ौतवी। बहुत। बड़ौतवी। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर। लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है ये बात। अ, लगभग 14-15 साल का था तब से मैंने लिखना शुरू किया था, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए, आपका आशीर्वाद। अ, फिर एनी बुक पब्लिकेशन से मिला, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सराहा और सपोर्ट बहुत किया। इस वजह से मैं इस भरोसे के काबिल हुआ कि मुझे लगता है कि मेरी किताब छप सकती है, और बाद में छपने के बाद लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। सर, लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा था आपकी किताब के लिए। जी। सर, तो जैसा कि इस बुक का नाम नई पीढ़ी की नई चुनौतियां हैं, तो सर इस बुक का टाइटल ऐसा रखने के पीछे क्या वजह रही है? एग्जैक्टली मैं उस जनरेशन से हूँ जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। जब मैंने देखा जो नई पीढ़ी है, आपकी वाली पीढ़ी, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंज ऐसे हैं जो हमारे सामने नहीं थे। जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास डिस्टरबेंस जोन कम थे और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ज्यादा हुआ करती थी। आज कंट्रोलिंग अथॉरिटी कम है, डिस्टर्बिंग फोर्सेज ज्यादा है। तो उनकी वजह से उनके मानसिक स्तर पे, सोच पे और उनके एक्शंस पे जो फर्क पड़ा है और जो उसके रिजल्ट आने लगे, तो मैंने थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के, जो कहानियां हैं आज की जनरेशन जो फेस कर रही है, जो आप मेरी बुक में पढ़ सकते हैं। जीवन में एक रूटीन लाइफ एक अलग चीज है कि आपने पढ़े लिखे, नौकरी करी और शादी कर ली, बच्चे हो गए, लाइफ। बट इन इस प्रोसेस में भी बहुत सी गलतियां छोटी बड़ी हम करते हैं, और आज के जमाने की पीढ़ी के पास इस तरह के गाइडेंस भी कम है और रिसोर्सेज भी ज्यादा। तो ये एक नया चैलेंज है जो नई पीढ़ी महसूस कर रही है। और मैं जो सब्जेक्ट मैंने कहानी की बुक अपनी किताब में रखे हैं, वो लर्निंग ऑफ लाइफ में मानता हूँ। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा, क्योंकि आई थिंक जो नई पीढ़ी, खासकर महिलाएं, मेरा कंसंट्रेशन रहता है कि मैं महिलाओं की जो चैलेंजेस ज्यादा हैं। मैंने अपनी बुक में भी यही लिखा है कि आज की जो युवा नारी है, वो परिवार के साथ कमाई के साधन और पढ़ाई सबको लेके चल रही है, विच इज अ बिग चैलेंज फॉर न्यू जनरेशन। These are creating some new type of complexity in the life also. It is also reflected in my book. तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मीट करने के लिए आज की नई पीढ़ी कैसे कैसे चैलेंजेस और कैसे कैसे उनको मीट करती है, वही सब मैंने प्रोजेक्ट किया है अपनी आज की अपनी किताब में। इसीलिए मैंने इसका तो नाम सर, रखा आपने नई अभी पीढ़ी की नई।
नई पीढ़ी की नहीं सुनाते। जी। सर, चैलेंजेस की बात तो आपने खुद ही कर दी, तो कुछ ऐसी चैलेंजेस जो आपको इस बुक को लिखते समय फेस करने पड़े, हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर। लो, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मुझे जब तक मेरी कहानी का कोई मैसेज ना हो तो वो उसमें मजा नहीं आता। मैंने एक जी। छोटी सी कहानी लिखी थी, मुझे याद है आज भी, मेहमान करके। वो अभी इस बुक में नहीं है। तो एक कहानी है इसमें, काश कर, इस बुक में। उस कहानी का क्लाइमेक्स देने में मुझे 2 महीने लगे, क्योंकि वो कहानी जिस मोड़ पर जाकर पहुंच गई थी, उसके बाद उसको क्लाइमेक्स देना था मुझे। और वो क्लाइमेक्स इतना अच्छा आया बाद में कि आज भी वो मेरी किताब का ब्लर्ब भी है। और यू वोंट बिलीव, मैं जब जब अपने आप को हल्का महसूस करना चाहता हूँ, तो उस कहानी के क्लाइमेक्स में जो मेरी हीरोइन है, वो एक लेटर लिखती है हीरो को। मैं उस लेटर को आज भी कई बार पढ़ लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, हमें भी तो सुनाइए सर ऐसा। अच्छा, आप सुनना चाहेंगी? जी, जरूर जरूर। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा उसका प्रिंट आउट लेके आता हूँ। जो 1 मिनट। जी, जरूर जरूर जरूर। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बुक के बारे में इतनी सारी बातें जान रहे हैं, अपने क्वेश्चंस रखना मत भूलिएगा। मैं आपको वो छोटा सा लेटर जो मेरी हीरोइन ने, जो मेरी कथानक की जो ये महिला पात्र है, नंदा नाम है उनका, पूरी कहानी को तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस इंटरव्यू में, बस मैं उस चीज को मैं देना चाहूंगा जो उस हीरोइन ने मेरे पात्र को लिखा। हीरो का नाम है अभिजीत, और पात्र जो पत्र लिख रही है उसका नाम है नंदा। तो नंदा पत्र लिख रही है अभिजीत को। अभिजीत जी, मुझे हृदय से दुख हुआ आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में जानकर। कोई भी बेटी अपने पति के घर सहृदय और नए जीवन की असीम संभावनाओं के साथ आती है। संभवतः आपकी पत्नी भी इन्हीं सब भावनाओं के साथ आपके जीवन में आई होगी, परंतु आप निश्चित रूप से अपनी पत्नी की उन भावनाओं को समझने और सहेजने में उसी तरह विफल हुए होंगे, जिस तरह एक बार आप मेरे जीवन में शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे और यूं ही चले भी गए। आपको मेरे जीवन में न आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज अपने आप को भाग्यवान महसूस करती हूँ। नंदा, महज एक यात्री। बहुत खूब सर। तो सर, तो तो ये आप पत्र ऐसा कंटिन्यू प्लीज। एक महिला के मन को खोल के रख देने वाला ये पत्र है, जिसमें उसने बहुत ज्यादा ना कह के ये कहना चाहा है कि तुम पुरुष पति, मेरे भी पति बनते तो भी उतने अच्छे पति ना बन पाते, क्योंकि तुम महिला के भाव को समझने में असमर्थ रहे। तो ये एक बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्लाइमेक्स देना, and it took around 2 months for me to think about how to reach the meaningful climax of the story. तो सर, जब भी जैसा कि आपने हमें बताया कि आप बुक लिखने के साथ साथ एक अदर प्रोफेशन में भी वर्क करते हैं, तो अपने प्रोफेशन और बुक राइटिंग, ये दोनों चीजें को मैनेज करना, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आप सर, उसके बारे में हमें, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अपने बताइए। मैंने ना 6th क्लास में जब मैं था, तो मैंने एक आदर्श विद्यार्थी का एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें एक शेड्यूल बताया गया था कि सुबह 6 बजे वो बच्चा उठता है, फिर ब्रश करता है, फिर नहाता है, फिर स्कूल जाता है, उसके बाद घर आता है, थोड़ा खेलता है, फिर वो होमवर्क करता है, उसके बाद वो माता पिता मंदिर में पूजा करता है, उसके बाद वो सोने चला जाता है। अगले दिन का शेड्यूल वो, जब मैं 6th में था, मैंने वो अपने हिंदी एक कैरिकुलम में पढ़ा था। एंड दैट टीच मी राइट फ्रॉम दैट प्रोसेस, वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। मैं आज भी मॉर्निंग वॉक, मेरा अपना एक प्रोसेस है, 2 घंटे का बॉडी को मैं अपना देता हूँ 2 घंटे। शाम को जब मैं फ्री हो जाता हूँ, जनरली मुझे 1.5 घंटा मिलता है, 8 से 9:30 के बीच, मैं उसी समय कहानियां लिखने के लिए बैठता हूँ। और मेरा पैशन भी यही है, तो मैं निकाल लेता हूँ सब। सर, तो जैसा कि अभी आपने हम बताया कि आपका पैशन भी यही है, तो काफी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना पैशन फॉलो करने के लिए बुक्स लिख रहे हैं और अपने अदर प्रोफेशन में भी काम कर रहे हैं।
तो उनके लिए कोई ऐसा प्रो टिप्स जो आप देना चाहते हो, क्योंकि आप खुद उस प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, दो दो चीजें हैंडल कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं इतना ही कहूंगा कि पैशन अगर है तो आपको सिर्फ पैशन को फॉलो करना है। पैशन अपना समय खुद निकालवा लेता है आपसे, और उसी का नाम पैशन है। अदरवाइज इट कैन बी हॉबी और इट कैन बी ए ओरिएंटेशन। इफ इट इज रियली पैशन, यू कैन स्पेयर टाइम, नॉट डाउट। हाँ, मैं नए जो भी मेरे मित्र हैं उनको जरूर कहूंगा कि जो भी आप लिख रहे हैं उसके दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। वर्थ है कि नहीं समाज के लिए, और रियलिस्टिक अप्रोच की कितने नजदीक से आपकी कहानी गुजर, ये आपको दो शब्द ध्यान रखने हैं। ऐसा नहीं कि लिखने के नाम पे हम कुछ भी लिख दें और कुछ भी मार्केट में छोड़ दें, और पढ़ने के बाद पाठक ये कहे यार मेरा टाइम वेस्ट हो। दैट शुड नॉट बी देयर। तो सर, जैसा कि अभी हम आपकी किताब के बारे में फिर से बात कर रहे थे, किताब के बारे में आपकी बात कर रहे थे, नई पीढ़ी की नई चुनौतियां, इसमें आपकी रिसर्च, जो किताब की रिसर्च, जैसे आपने कहा कि आप एक कड़ी हैं, अपनी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के बीच की एक कड़ी है, तो अपनी रिसर्च के बारे में, जो बुक ने आपने रिसर्च की उसके बारे में हमें कुछ बताइए। रिसर्च किताब में नहीं होती है, मैं साइंस नहीं किया है। ये जरूर है, मैं विचारों का मंथन कह सकता हूँ। ओह। विचारों का मंथन तो लेखक के मन में चलता ही रहता है। जब वो विचार का मंथन एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पर पहुंच जाता है तो एक कहानी बनती है। वो कहानियां हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होती, हमारे आसपास होती है, बस उनको ऑब्जर्व करना होता है। इस किताब में जो भी मैंने लिखा, ये 21 कहानियां हैं मेरी, 21 की 21, मैं ये मानता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ लाइफ। आप जीवन में उससे जुड़ाव महसूस करेंगे जब आप कहानियां पढ़ेंगे, तो आप लगेगा कि ये आपकी समस्या थी, आपकी ही जीवन की कहानी है। और इसका हल भी बहुत जनरलाइज दिया मैंने, मतलब एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति बिना किसी थ्योरेटिकल अप्रोच के कि भगवान राम या कृष्ण का आदर्श सामने न रख के, जो आदर्श होने चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, उस तरह के आदर्शों के साथ समाज में हम अपने नियम कायदों में रहकर समाज को एक अच्छा किस तरह से बनाया जा सकता है, या जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे सरलता से हम उनको हल करते रहते हैं, या कर सकते हैं, या करते रहते हैं। यही सब मैंने इसमें ट्राई किया है। इसमें मैंने रिसर्च नहीं किया है, विचारों का मैंने मंथन जरूर किया है। और आप जब मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मंथन आपके काम जी सर। सर, तो एक किताब आपके अकॉर्डिंग कि एक किताब को लिखने में कितना वक्त लगता है, और कितना वक्त आपने इस किताब को, अपने थॉट्स को इसमें एक शब्दों की वर्णमाला में पिरोने में हम लगाया। है। मैं ये कहूंगा विचार और जो समाज से आपको प्राप्त होता है, ये मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिन में 2 बार कहानियां लिखी, 2 कहानियां एक दिन में, और कई बार 3 महीने में मैं एक भी कहानी नहीं लिख पाया, ऐसा भी हुआ है। क्योंकि कहानी का जब मेरा उद्देश्य कहानियां लिखना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपनी विचारों के मंथन से भरी एक ऐसी टेक्स्ट या प्रोज आप तक पहुंचाने का था जिससे आप लर्न करें। तो मैं क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान करता हूं, ना कि क्वांटिटी। इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। मैंने देखा इस पुस्तक को लिखने में मुझे लगभग 3 साल लगे, मोटा मतलब लॉन्ग एवरेज। टाइम। हाँ, 3 साल का मतलब ही ये है कि एवरेज अगर 21 कहानियां हैं और 36 महीने हैं तो 3 महीने में एक कहानी लगभग हुई। एम आई राइट? या 1.5 महीने में, है ना? हाँ, 1.5 महीने। तो 1.5 महीने में कहानी एवरेज भी, मैंने जैसा आपको बताया, कई बार मैं दिन में 2 कहानियां लिख पाया, कई बार 3-3 महीने लग जाते थे। क्योंकि जब तक समाज का कोई टेक्स्ट या कोई कॉन्सेप्ट आप तक नहीं पहुंचता है, आप नहीं लिख पाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक कहानी ऐसी, मैं घर आया ऑफिस से, तो मेरी पत्नी ने एक आर्टिफिशियल सोने की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी। 2 दिन से वो मेरे पीछे पड़ी थी कि सोने की दिलवा। ठीक है, तो मैंने उनको मना किया कि भाई अभी बजट नहीं है, आप
प्लीज होल्ड करिए, तो या तो गोल्ड थोड़ा ठंडा हो जाए या कुछ पैसा आ जाए तो करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही उनके कानों में मैंने सोने की बालियां देखी। तो मैं घबरा गया, शाम का टाइम था, मैं ऑफिस से आया तो मैंने देखा उनके पास सोने की बालियां। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैडम आपने ये सोने की बालियां खरीद ली, पैसा कहाँ से आया? तो उन्होंने पानी का गिलास रखते रखते मुझे बड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे नकली हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे टच हुआ कि मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी। क्या मैं अपनी पत्नी को सोने की बालियां नहीं खरीद सकता? एक तो फीलिंग ये आई। दूसरा ये है, देखो वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पत्नी है और उनको इस बात की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, उन्हें अपनी खुशियों से मतलब। एम आई राइट? तो ये यस सर। पॉइंट थोड़ा टच कर गया। तब मैंने कहानी लिखी थी सोने की बाली, वो मेरी अगली पुस्तक में आप देखेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको कब कौन सी चीज टच कर जाए तब आप कहानियां लिखते हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम तो नहीं। सर, जी सर, जैसा कि अभी आपने अपनी अगली पुस्तक के बारे में हमें थोड़ा बहुत बता ही दिया, तो क्या वर्क चल रहा है सर आपकी फ्यूचर बुक पर? हमें उसके बारे काफी में भी, क्लोज अपनी हूं मैं। फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। प्लान ये है कि अगले 3 महीने में मैं अपनी दूसरी किताब भी लॉन्च कर दूंगा। जैसा मुझे पहली किताब से रिस्पॉन्स आया, आई अप्रीशिएट, मतलब मुझे दर्शकों का धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे सभी पाठकों का। मेरी ये पहली पुस्तक एक दो बार नहीं, लगभग 4 बार अमेजोन पर आउट ऑफ स्टॉक हुई है। फ्लिपकार्ट जी पर जी भी एक जी। बार आउट ऑफ है। मुझे एक दो मैंने सीनियर राइटर से पूछा भी था कि सर अगर अच्छी बुक हो तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी किताबें बिक जाने पर लगता है कि अच्छी किताब है? तो मुझे उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था कि अगर अमेजोन पे 4 किताब आपकी बिक जाए तो समझना आप बेस्ट सेलर में हैं। तो मुझे तो जी पता नहीं कितना इनाम मिल जाना चाहिए इस बात पर कि मेरी किताब 4 बार स्टॉक हो गई। तो मैं पाठकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं यही चाहूंगा कि मुझे इसी तरह से अपने प्यार का इनाम आने मुझे वाली बुक देते के लिए रहे भी बस। आपको इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा सर। तो जी। सर, कैसी फीलिंग आई थी जब आपको ये बात पता चली थी कि आपकी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैंने रूटीन में चेक करने के लिए अमेजोन की वेबसाइट खोली और देखा कि मेरी पुस्तक कहाँ है, मतलब ऐसे देखने के लिए, क्योंकि पहली बुक थी मेरी। तो मैंने देखा उसमें तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा है। तो मैं ऑलमोस्ट अपने कुर्सी से 3 इंच उठ गया था एकदम। हाउ इट इज पॉसिबल, एज इट। तो और मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया और सारे अपने दोस्तों को बताया, अपनी सबसे पहले पत्नी को बताया। वो बहुत खुश हुई और फिर मैंने अपने मित्रों को, बड़े भाई को, परिवार को, सबको बताया। मैं बहुत खुश था। बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। पब्लिक अगर इस तरह से आपके विचारों का सम्मान कर रही है, पाठक अगर आपकी कंटेंट को पढ़कर कुछ जी पा रहा है, कुछ जी पा रहा है, या उसको अपने जीवन से अटैचमेंट महसूस हो रहा है, तो आई कैन से कि इट इज वर्थ डिलीवरिंग समथिंग इन द सोसाइटी फॉर दिस। यस। तो सर, आशा करते हैं आपकी आने वाली बुक को भी ऐसा ही प्यार मिलेगा और हमारे एनी बुक से ही वो बुक पब्लिश होगी। मुझे एनी बुक से कोई ऐसा विशेष परेशानी नहीं हुई है। मुझे बहुत प्यार मिला है। एनी बुक मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और एनी बुक ने मुझे काफी कुछ सपोर्ट किया। मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई, आई कैन से, काफी लोगों ने सराहा कि साहब आपने जिससे भी ये बुक छपवाई है बहुत अच्छी छपाई है। मैंने कहा भाई ठीक है, वो पहला प्रयास था, अच्छा मिल गया मुझे पब्लिशर। जी। तो शुक्रिया मैं एनी सर, बुक का शुक्रिया। धन्यवाद। 100% उनको योगदान जाता है, क्योंकि जब तक आपका कवर अच्छा ना हो, प्रोडक्ट बेचने में आजकल मार्केट में समस्या तो है, लेकिन उन्होंने जी। कवर भी अच्छा बनाया और ईश्वर के आशीर्वाद से पाठकों को मेरा कंटेंट भी पसंद आया। तो दोनों को मिला के काफी सम्मान मेरे पाठकों से मुझे दिया, उसके लिए मैं उनका दिल से स्वागत, शुक्रिया सर। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे हमें बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने पाठकों से कहूंगा अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरह। मैं निश्चित रूप से आपकी, मैं एक छोटी सी बात जाने से पहले कह दूं, ज़रूर, बीच ज़रूर, में ज़रूर सर। मैं बीच में कहानियां ज्यादा लिखने लगा था। तो मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, क्वालिटी पे नहीं, मुझे क्वांटिटी पे जाना है। तो मैंने ब्रेक लिया अपने विचार,
ताकि मैं एक कंसोलिडेटेड और अच्छे विचार और अच्छी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। प्लीज एक मैं कंक्लूडिंगली यही कहूंगा, एक कहानी नहीं, वो एक जीवन होता है जिसे एक लेखक जीता है और आप तक पहुंचाता है। तो कृपया मेरी कहानियों को पढ़िए, और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर sanjayarju@gmail.com पर या sanjay_apn17@redifmail.com पर आप मुझे अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, अपना आशीष वचन मुझे दे सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। थैंक यू।